आज की ये कहानी है कैलिफोर्निया में रहने वाले एक 24 साल की लड़की की, जिसका नाम एनी ली था। एनी ली पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थी। स्कूल में हर कोई उसको सेकंड आइंस्टाइन के नाम से बुलाया करता था। उसका एक सपना था कि वो आगे चल के एक साइंटिस्ट बनेगी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वो इलाज के बारे में खोज करेगी। इसी के चलते वो आगे पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ रिचेस्टर में एडमिशन लेती है। वहां पर उसकी मुलाकात एक जोनाथन नाम के लड़के से होती है। दोनों के बीच में थोड़े ही वक्त में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। काफी दिनों की दोस्ती के बाद वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। वो डेट होती है 13 सितंबर 2009। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों शादी की डेट फिक्स होने से काफी खुश थे। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि उसी दिन जिस दिन उसकी शादी होनी थी, उसी डेट पे उसकी लाश एक दीवार में चिनी हुई मिलती है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से आप इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्राइम स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब इन दोनों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन अपना करियर आगे बनाने के लिए उनको आगे और भी पढ़ना था। इसके लिए दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जिसमें से जो एनी ली है उसको येन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। अब वो वहां पे जाने लगती है। अब जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी और कुछ एक्साइटेड भी थी। और ये काफी आम बात है, हर कोई जब अपना शादी का दिन नजदीक आता है तो काफी एक्साइटेड होता है और थोड़ा सा नर्वस भी रहने लगता है। अब 8 सितंबर 2009 को वो अपने यूनिवर्सिटी ऑफिस में जाती है कुछ काम करने के लिए। वहां पर उस दिन काफी सुबह सुबह वो पहुंच गई थी। अब सुबह कुछ घंटे काम करने के बाद करीब 10 बजे वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर दूसरी बिल्डिंग में जाती है, जहां पर उसका रिसर्च लैब था। वो करीब 10:11 पर उस रिसर्च लैब में वो गई थी। अब उस दिन पूरा दिन बीत जाता है, रात हो जाती है। रात होने के बाद भी वो अपने घर पर लौट कर नहीं आती है। जब वो घर पर लौट कर नहीं आती है तो उसके रूममेट को काफी चिंता होती है। वो उसको कॉल लगाते हैं, लेकिन वो सामने से कोई भी कॉल का आंसर नहीं देती है। उनको काफी डर लगने लगता है और तुरंत ही वो पुलिस रिपोर्ट करा देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है कि एक लड़की गुम हुई है, वो तुरंत ही यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उसकी ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाने के बाद चेक करते हैं तो उसका मोबाइल मिलता है, उसका पर्स मिलता है और बाकी की कुछ चीजें मिलती है। ये सारी चीजें मिलने के बाद पुलिस को डाउट होता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। वह तुरंत ही एनी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ वहाँ काफी कुछ ढूंढते हैं, लेकिन एनी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। दूसरे दिन वो सभी सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू करते हैं। अब जब सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है तो एनी सुबह करीब 10:11 पर उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर रिसर्च लैब की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। वो जब रिसर्च लैब में जा रही थी उस वक्त उसके हाथ में कुछ बड़ी सी चीज भी थी। जब ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि ये उसका एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को लेके वो रिसर्च लैब में जा रही थी। उसके बाद जब सीसीटीवी के फुटेज को आगे देखा जाता है तो पता चलता है कि उसी दिन 12:50 तक एक फायर अलार्म बजा था। फायर अलार्म बजने के बाद हर कोई वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एनी कहीं से भी बाहर नहीं निकली थी। अब वो जिस रिसर्च लैब में गई थी वहां पर सिर्फ एक ही कैमरा था, अंदर की तरफ कोई भी कैमरा नहीं था, जिसके चलते ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर अंदर उसके साथ क्या हुआ है। जो बाहर मेन कैमरा था वहां पे सब लोग बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन एनी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद अब उस यूनिवर्सिटी में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन सभी की फुटेज को देखा जाता है, लेकिन एनी किसी भी फुटेज में कैद नहीं हुई थी। इसका मतलब ये था कि एनी किसी भी तरीके से बाहर की तरफ नहीं आई थी, वो अंदर ही थी। उसके साथ जो भी हुआ वो अंदर ही हुआ था। तो अब पुलिस इस बात को समझ गए थे जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। दूसरी तरफ उस लैब के बारे में जब पुलिस जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि उस लैब में एक रे नाम का लैब टेक्नीशियन भी वहां पे होता है। अब उससे जब पूछताछ होती है तो उसका कहना होता है कि जब फायर अलार्म बजा था उसी टाइम पे एनी भी यहाँ से बाहर निकलते हुए उसने देखा था, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया था तो वो बाहर निकलते हुए नहीं दिखी थी। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो बोल रहा है वो सच था या तो फिर उन्होंने जो देखा था वो सच था। क्या उन्होंने कुछ गलती की थी सीसीटीवी फुटेज में देखने में, या तो फिर ये आदमी झूठ बोल रहा था, यह पुलिस समझ नहीं पा रही थी। खैर अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। अब 3 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी भी एनी की कुछ भी
खबर नहीं थी। इस वजह से अब जो यूनिवर्सिटी है वो अब एक ऐलान करते हैं कि जो भी कोई एनी के बारे में खबर देगा उसको $10,000 का इनाम दिया जाएगा। हालाँकि फिर भी एनी के बारे में कुछ भी खबर नहीं मिलती है। अब 3 दिन बीतने के बाद पुलिस को यूनिवर्सिटी की छत पे एक ग्रीन कलर का शर्ट मिलता है जो कि खून से लथपथ था। अब जब सीसीटीवी फुटेज पर चेक किया था उस टाइम पे एनी ने भी इसी तरह का ग्रीन शर्ट पहना था। जब पुलिस को ये चीज मिलती है तो तुरंत ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर से कुछ क्राइम हुआ है। अब पुलिस तुरंत ही अपने ट्रेन डॉग की टीम को बुलाती है और टीम के जरिए अब एनी का ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। अब जो एनी का रिसर्च लैब का रूम था जिसका नंबर G13 था, उसी के बगल में एक और रूम था जिसका नंबर G22 था। अब G22 और G13 रूम के बीच में पुलिस को कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। उसके बाद जब G22 रूम को खंगाला जाता है, वहां पर जब देखा जाता है तो वहां पर उनको कुछ मोती मिलते हैं। ये मोती एनी के नेकलेस के थे। अब दिन आ जाता है 13 सितंबर 2009 का। इसी दिन एनी की शादी होने वाली थी। इसी दिन पुलिस को G22 नंबर के रूम के अंदर लॉकर रूम में एक दीवार चिनी हुई दिखाई देती है। जब वहां पर उसको अच्छे से छानबीन करते तो पता चलता है कि उस दीवार के अंदर कुछ चिना गया है। तुरंत ही उस दीवार को तोड़ा जाता है। जब तोड़ते हैं तो हर कोई वहां पे हैरान रह जाता है। दरअसल उस दीवार के अंदर एनी की लाश को चिना गया था। तुरंत वहां से उसको बाहर निकाला जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एनी को काफी ज्यादा ब्रूटली मारा गया था। उसके कई सारी हड्डियों को तोड़ा गया था क्योंकि वो छोटी सी जगह थी, वहां पर उसकी बॉडी नहीं आ रही थी। उस बॉडी को वहां पर डालने के लिए उसके कई सारी हड्डियों को तोड़ा गया था और उसको बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। अब जब उसकी बॉडी वहां पे मिली थी उसी टाइम पे वहां पर कुछ ग्लव्स भी पुलिस को मिले थे। उस ग्लव्स के ऊपर रे सी लिखा हुआ था। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि ये ग्लव्स किसके हैं। जब रे का ग्लव्स वहां पे मिलता है तो तुरंत ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल पुलिस को इसके ऊपर पहले से ही शक था क्योंकि वो बार बार साफ लैब को साफ कर किए जा रहा था। दूसरी तरफ जब पुलिस पहली बार उसके पूछताछ करने के लिए गई थी तो उसके शरीर में कुछ क्रैचेस के मार्क भी मिले थे। शायद ये क्रैचेस के मार्क उसी वक्त लगे थे जब उसकी हाथापाई एनी के साथ हुई थी। अब पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जो भी डीएनए सैंपल उस लाश के पास मिले थे, एनी के लाश के पास, उन सभी डीएनए सैंपल को रे के डीएनए के साथ मैच किया जाता है और सारे सैंपल रे के डीएनए के साथ मैच कर जाते हैं। पुलिस उसके तरफ सख्ती से पूछताछ करती है और उसके ऊपर केस चलाती है। दूसरी तरफ जब उसके साथ इंट्रोगेशन होता है तो कुछ भी सही सही नहीं बताता है कि आखिर उसने एनी को क्यों मारा था। लेकिन जब केस चल रहा था तो कोर्ट में एक बार ये मेंशन किया गया था कि रे एनी को पसंद करता था, वो उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन क्योंकि एनी की शादी अब फिक्स हो गई थी और कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी तो उसने यहाँ पे मौका पाके उसके साथ हाथापाई की, उसका अपना गुस्सा निकाला, उसको उस तरह से मार दिया था और मारने के बाद वहां पर दीवार में चुन लिया गया था। अब जब रे को इस केस में गिल्टी पाया जाता है तो उसको 40 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।